क्वेश्चन में ये बोला है कि कैबिनेट प्रणाली के विकास के परिणाम स्वरूप व्यवहारिक रूप से संसदीय सर्वोच्चता हाशिए पर चली गई है। स्पष्ट कीजिए। इंग्लिश में देखिए, द ग्रोथ ऑफ द कैबिनेट सिस्टम हैज प्रैक्टिकली रिजल्टेड इन द मार्जिनलाइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी इलुसिडेट। तो ये आज का अपना क्वेश्चन है और ये 2024 में आया हुआ है। वही सेम 150 वर्ड्स में लिखना है, 10 नंबर का है। तो इसमें आप लोग क्या क्या सोचेंगे, 1 मिनट के लिए अपना दिमाग लगाएं। ओके, ठीक है, आपने दिमाग लगाया होगा। एक पेज पे लिखने की कोशिश करें। अब मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये सोचा होगा कि आप लोग क्या करेंगे, इसमें डिफरेंस लिख देंगे। किस किस का डिफरेंस? कि कैबिनेट सिस्टम का डिफरेंस वर्सेस पार्लियामेंट्री सिस्टम का। ज़्यादातर लोग यही सोचे होंगे, या फिर किसी ने सोचा होगा कि कैबिनेट सिस्टम का राइज है, वो कैसे हुआ है वो लिख देंगे। मोटा मोटी यही सोचा होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? क्वेश्चन में ये बोला है कि कैबिनेट प्रणाली के विकास के परिणाम स्वरूप व्यवहारिक रूप से संसदीय सर्वोच्चता हाशिए पर चली गई। इसका मतलब क्या हाशिए पर चली गई है? संसद की सर्वोच्चता थी, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम की सुप्रीमेसी थी, वो कम हो गई है। क्वेश्चन अपना ये है, तो हमें इसमें क्या लिखना था? हमें इसमें लिखना था कि जो डिक्लाइन हुआ है किसका, पार्लियामेंट्री सिस्टम का, उसके बारे में लिखना था, ना कि ये दोनों चीज़ें। ये चीज़ें लिखने से नंबर नहीं मिलते, तो हमें ये लिखना था। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखने का भी कोई तरीका होगा। इसको कैसे लिखेंगे? एक तो रैंडम हम कुछ भी लिखते चले जाएं, या फिर कुछ तरीका होगा। तो सबसे पहले हम क्या सोचते हैं कि एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो हमेशा से क्या है, सुप्रीमेसी रही है उसकी। लेकिन अब क्या हुआ है, कैबिनेट सिस्टम आ गया। और कैबिनेट सिस्टम आने से क्या हुआ, जो पार्लियामेंट सिस्टम की जो सुप्रीमेसी थी वो डाउन चली गई। ये हमको आ गया समझ। अगली चीज़ जो हम कर सकते हैं, अब आप क्या सोचोगे, जैसे ही पिछला क्वेश्चन था उसमें आपने देखा था कि डू यू थिंक में हम लोगों ने क्या किया था, बोथ साइड किए थे ना, दोनों, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसमें भी क्या करोगे, दोनों लिखोगे या कोई एक? इसको मैं एक बढ़िया एग्जांपल से आपको पूछता हूँ या समझा देता हूँ ना। जैसे मान लो कि आंसर राइटिंग है ना, अगर आपसे बोल दिया जाए कि आंसर राइटिंग है वो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, लास्ट में टेल वर्ड दिए, एक तो दिया जाए एलयूसीडेटेड, दूसरा टेल वर्ड दिया जाए, या फिर शुरुआत में दे दिया जाए डू यू थिंक। ये दोनों चीज़ें हैं, तो इसमें आप कैसे लिखोगे? दोनों में लिखने का तरीका अलग है। तो हम क्या करेंगे, अगर आंसर राइटिंग की इम्पोर्टेंस पूछी जाए मेंस के पेपर में, तो हम लोग इलूसिडेट अगर कहीं दिया हुआ आएगा, उसमें 95% चीज़ें पॉजिटिव रहेगी और 5% या उससे भी कम हम दूसरा पक्ष लिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये है फैक्ट, ये फैक्ट है और ये ट्रू है, और इसको हमें दिखाना है। यहाँ पे डू यू थिंक में क्या है, हम लोगों को एक ओपिनियन पे बेस्ड है ये। तो ओपिनियन का पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट दोनों होता है। मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया। अब हमें क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं। तो इससे आपको समझ में आ गया ना कि क्या करना है आंसर राइटिंग से। अब बात आती है कि पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसको लिखने का तरीका कैसे लिखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जब भी पार्लियामेंट्री का नाम आए कहीं भी क्वेश्चन में, तो हमारे दिमाग में ये ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। जैसे क्या, कि पार्लियामेंट के कौन कौन से काम हैं। एक विधायक के रूप में कोई भूमिका है, वित्तीय रूप में कोई भूमिका है, संसद से संबंधित कोई भूमिका है, निर्वाचन से संबंधित कोई भूमिका है, नीति निर्माण जनमत की प्रभाविता कोई उसका है, काम है, प्रतिनिधिक भूमिका है, कार्यपालिका जवाब देता है, और न्यायिक भूमिका है। ये सारे के सारे अपने दिमाग में होना चाहिए। अब ये होने के बाद हम लोग कैसे इसको लिख पाएंगे, उसके लिए मैं आपको मेरा आंसर में लिखी चीज़ दिखाता हूँ। ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो काम है संसद का, वो है विधायी भूमिका। विधायी भूमिका मतलब कि उसे कानून बनाना है। लेकिन कैबिनेट प्रणाली के आने से क्या हुआ है
कि जो नीति निर्माण का काम था वो उसका केंद्रीकरण हो गया है। केंद्रीकरण कैसे हो गया है? केंद्रीकरण ऐसा हो गया कि संसद की जो भूमिका संसद में सिर्फ काम है ना, बिल को पास करने की अनुमति तक का रह गया है। बाकी काम क्या होता है, जैसे किसी कानून बिल है उसकी चर्चा बहुत कम हुई थी संसद में। वैसे ही अगला पार्ट है प्रतिनिधिक भूमिका। उसमें क्या है, पार्टी व्हिप रन आ गया है कि एक पार्टी का व्हिप जारी होता है और सारे जो भी उसके मेंबर हैं उनको वहीं पे वोट करना होता है। अगली कार्यपालिका जवाबदेहिता। इसमें क्या है, इसमें भी कमी आई है कि प्रश्नकाल और बहसों को कम किया गया है कि बात बहुत कम होती है, और संसद को कार्यपालिका जवाबदेही ठहरने की क्षमता को भी सीमित कर दिया गया है और 0 आवर है उसको कम कर दिया गया है। ऐसे ही वित्तीय भूमिका। वित्तीय भूमिका में क्या है, वित्तीय भूमिका में बजट के पर जो कार्यपालिका का नियंत्रण है वो बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया है? क्योंकि एक गिलोटिन प्रक्रिया आ चुकी है। जैसे कि क्या हुआ था, कोविड-19 के अंदर राहत का जो पैकेज दिया गया था 20 लाख करोड़ का, उसमें कार्यपालिका द्वारा ही वो तैयार किया गया था और उसको कंट्रोल भी किया गया था। और एक चीज़ और है कि जो बिल है वो समितियों के पास कितने जाते हैं, तो 15वीं जो लोकसभा थी उसमें 71% गए थे और 17वीं में सिर्फ 16% गए थे। तो ये हम लोग आंसर में से छोटा सा बना सकते हैं। अगला है संशोधन संबंधी भूमिका। इसमें क्या है कि कार्यपालिका प्रेरित संवैधानिक संशोधन। इस संवैधानिक संशोधन में है वो कार्यपालिका को प्रेरित करते हैं। जैसे संविधान संशोधन 103 में हुआ था, उसमें ईडब्ल्यू को आरक्षण दिया गया था। इसमें भी संसद में बहुत ही कम बहस हुई थी। अगला है निर्वाचन संबंधी भूमिका, कि जो भी प्रमुख चुनाव है उन पर कार्यपालिका का प्रभाव है। जो कैबिनेट के समर्थित उम्मीदवार है उनको महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर प्रभुत्व में रखते हैं, जिससे क्या होता है कि संसद की जो स्वतंत्र कार्रवाई है वो सीमित हो जाती है। अगला है न्यायिक भूमिका। महाभियोग की प्रक्रिया पर है ना कार्यपालिका का प्रभाव है, जिससे क्या है कि महाभियोग या न्यायिक पद से हटाने की जो प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है, कौन करता है? कार्यपालिका करती है। इसका दबाव है, जिससे संसद की भूमिका कम हो चुकी है। लास्ट, नीति निर्माण और जनमत को प्रभावित करना। उसमें क्या है कि प्रमुख जो भी पॉलिसीज या नीतियाँ हैं उसमें क्या है, कार्यपालिका का प्रभुत्व है। जैसे एग्जाम्पल के लिए भारत चीन सीमा पर जो स्थिति थी 2020 में, उसको बड़े स्तर पर न्यूनतम संसद चर्चा के साथ कार्यपालिका द्वारा संभाला गया था। उस पर बहुत ही कम चर्चा हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय जो भी समझौते होते हैं, जो पॉलिसी का निर्णय लिया जाता है, उसको संसद में क्या बोलते हैं, डिस्कस नहीं किया जाता। जिससे क्या हो गया अपना, ये इसका पार्लियामेंट्री सिस्टम का डिक्लाइन हो गया है। तो ये चीज़ थी जो हमको देखनी थी। जैसे क्या होता है ना, बहुत बार हम आप लोगों ने सुना होगा कि लो नो डाउट पास किसके द्वारा होता है? पार्लियामेंट में होता है, स्पीकर के द्वारा होता है। लेकिन जो भी मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 2/3 मेजोरिटी हो, जितनी मेजोरिटी के साथ पास होता है। लेकिन न्यूज़पेपर में बहुत बार हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि कैबिनेट की मीटिंग हो चुकी है ये बिल पे और उन्होंने कहा मंजूरी दे दी है। बहुत बार यही लिखा कि कैबिनेट की मीटिंग में इस बिल को मिली मंजूरी। उससे क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि कैबिनेट को मंजूर लगा कि हाँ ये बिल ठीक है, तो लगभग है कि वो पास हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में एक वर्ड दे रखा है प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली का मतलब क्या है कि ऑन पेपर जो चीज़ है ना वो तो वैसी हो रही है जैसे रूल में लिखा है, लेकिन रियलिटी में क्या हो रहा है, इस चीज़ को हमें ध्यान देना था।